स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही खास किस्म का स्रोत है, कुछ ऐसा जो हमें रोजमर्रा की भाग दौड़ से निकालकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। ये एक पेड़ की आत्मकथा है। हाँ, आपने सही सुना, एक पेड़ वो अपने जीवन की कहानी खुद सुना रहा है। तो हमारा इरादा है कि इस अनोखे वृत्तांत की गहराइयों में उतरें। एक बीज से लेकर एक विशाल वृक्ष बनने तक का सफर, उसके एहसास, उसके संघर्ष, उसकी खुशियां और हाँ, आखिर में दुनिया को लेकर उसके क्या विचार थे। इन सब को उसी की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे हम। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? एक नन्हे बीज से जो कहीं जमीन पे गिरा हुआ था, धूल में सना हुआ। पेड़ खुद बताता है, मैं कुछ दिनों तक धरती पर यूं ही पड़ा रहा और धूल में भटकता रहा। कितना अकेलापन लगता है इन शब्दों में, है ना? बिल्कुल। ये शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है। मतलब कहानी हमें सीधे उस अस्तित्व के अनुभव में खींच लेती है। कोई भूमिका नहीं, कोई बाहरी परिचय नहीं, बस वो बीज और उसका शुरुआती एहसास। इससे सुनने वाला या पढ़ने वाला ना फौरन ही इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। आप महसूस करने लगते हैं कि ये सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवन की शुरुआत है। हाँ, और फिर जीवन पनपता है। कुछ दिनों बाद बारिश होती है और वो बीज, जैसा कि वो कहता है, बीज की दीवारों को तोड़कर बाहर आ निकला और इस दुनिया को देखा, एक नए जीवन का आगमन। लेकिन ये दुनिया एकदम से आसान नहीं थी। पेड़ अपने शुरुआती दिनों को याद करता है, मैं उस समय बहुत ही कोमल था। किसी के थोड़ा सा जोर से हाथ लगाने पर ही मैं टूट सकता था। जरा सोचिए, कितना नाजुक अस्तित्व, और इस नाजुकी के साथ आता है डर। एक ऐसा डर जो लगातार बना रहता था। स्रोत में इसका जिक्र है, जब मैं छोटा था तब छोटी सी आहट से ही मुझे डर लगता था। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि कोई पशु, पक्षी या फिर इंसान मुझे तोड़ने ले या फिर अपने पैरों के नीचे कुचल न दे। हाँ, मतलब ये जो डर है, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, बिल्कुल, ये अस्तित्व का डर है। ये वर्णन प्रकृति में विकास की धीमी और नाजुक प्रक्रिया को तो दिखाता ही है, पर उससे भी ज्यादा ये उस असुरक्षा को उजागर करता है जो शायद हर नए जीवन के शुरुआती दौर में होती है, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान। और यहाँ पेड़ जिन खतरों का जिक्र कर रहा है, पशु, पक्षी, इंसान, ये उसके पूरे जीवन के संघर्ष की नींव रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत से ही इंसान एक संभावित खतरे के रूप में मौजूद है। सही कहा। समय बीतता है और ये कोमल अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसने मौसमों को पहचानना सीखा, बसंत की नरमी, बारिश की ठंडक, सर्दी की सख्ती, और जैसा वो कहता है, उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेता था। ये अनुकूलन या एडजस्टमेंट कितना जरूरी रहा होगा। ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये उसके अस्तित्व का आधार ही था। ये ढाल लेना कोई पैसिव प्रक्रिया नहीं लगती, जैसा पेड़ बता रहा है। ये एक तरह की जैसे सक्रिय प्रतिक्रिया है अपने पर्यावरण के प्रति। यही क्षमता उसे आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। ये प्रकृति का पहला पाठ था, बदलो या मिट जाओ। और चुनौतियां वाकई कम नहीं थी। जीवित रहना, जैसा पेड़ बताता है, एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत सी बाधाओं को पार किया है। सोचिए जरा, गर्मियों की वो झुलसाने वाली धूप, सर्दियों की वो हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, उफ! और सिर्फ मौसम ही नहीं, कभी तेज तूफान उसकी डालियों को तोड़ने पर आमादा, कभी ओले उसके पत्तों को छलनी करते, जानवरों ने उसे नोचने की कोशिश की, इंसानों ने यूं ही खेल खेल में या जरूरत के लिए उसकी टहनियां तोड़ दी। हाँ। ये सब सहना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इन सब तकलीफों के बाद पेड़ जो कहता है, वो गौर करने लायक है। इन सभी बाधाओं से मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इन बाधाओं ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया है कि अब मैं किसी भी बाधा का सामना कर सकता हूँ। दर्द से ताकत का जन्म, क्या बात है। ये एक बहुत गहरा विचार है। यहाँ सिर्फ शारीरिक मजबूती की बात नहीं हो रही है, ये एक मानसिक या कहें तो अस्तित्वगत मजबूती है। इसे हम हॉर्मीसिस के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं। मतलब जहां थोड़ा तनाव या चुनौती असल में जीव को ज्यादा लचीला और मजबूत बनाती है। ये पेड़ की कहानी प्रकृति के इसी मूल नियम को दर्शाती है। संघर्ष ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा, बल्कि उसे परिभाषित किया, उसे वो रूप दिया जो वो बना। लेकिन क्या ये मजबूती पेड़ के लिए कोई सचेत, मतलब कॉन्शियस उपलब्धि थी, या ये सिर्फ प्रकृति का नियम था जिसे वो अपनी भाषा में बयां कर रहा है?
स्रोत पेड़ को बहुत मानवीय भावनाएं देता है। क्या ये सिर्फ एक लिटरेरी तरीका है, कहने का ढंग? ये एक अच्छा सवाल है। जाहिर है ये एक आत्मकथा है, तो इसमें मानवीकरण तो है ही। पेड़ सोच रहा है, महसूस कर रहा है, मकसद तय कर रहा है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से काल्पनिक है? शायद नहीं। हो सकता है ये प्रकृति की प्रक्रियाओं जैसे तनाव प्रतिक्रिया, अनुकूलन, सहजीवन, इनको महसूस करने और व्यक्त करने का एक तरीका हो, जिसे हम इंसानी भावनाओं के जरिए ही समझ पाते हैं। मजबूत बनना शायद पेड़ के लिए एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया थी, लेकिन कहानी उसे एक अनुभव, एक सीख के रूप में पेश करती है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो समय आता है जब पेड़ वाकई मजबूत हो जाता है। अब उनसे जानवरों के चरने का उतना डर नहीं, मौसम की मार सहने की आदत हो गई है। इंसानों के लिए भी उसकी टहनियां तोड़ना आसान नहीं रहा। और यहीं से उसके जीवन का एक नया बहुत खूबसूरत अध्याय शुरू होता है, देने का अध्याय। पेड़ बताता है कि उस पर सुंदर फूल खिलने लगे जिन्हें लोग पूजा के लिए ले जाते। ये देखकर उसे खुशी मिलती। फिर फल लगने लगे, बच्चे आते, कच्चे पक्के फल तोड़ते और खाते। उनकी खुशी देखकर पेड़ को जो सुकून मिलता है उसे वो इन शब्दों में कहता है, मेरे फल खाकर छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। यह देखकर मेरे हृदय को भी सुकून मिलता है कि मेरे होने से किसी को तो खुशी मिल रही है। वाह। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। और यहाँ पेड़ अपने होने का एक तरह से मकसद बताता है। स्रोत में लिखा है, और हम पेड़ों का असली मकसद ही ये रहता है कि हम जीवन भर कुछ न कुछ इस धरती के प्राणियों को देते रहें। कितना निस्वार्थ भाव लगता है ना? ये वाकई दिल को छू लेने वाला विचार है। अगर हम थिकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये देना और लेना एक जटिल चक्र का हिस्सा है। फल देना बीजों को फैलाने का तरीका है, छाया देना एक माइक्रोक्लाइमेट बनाता है। लेकिन इस आत्मकथा में पेड़ इसे एक सचेत भावनात्मक मकसद के रूप में देखता है, सेवा का मकसद। ये इस कहानी को सिर्फ एक प्राकृतिक वर्णन से उठाकर एक नैतिक, एक मॉरल धरातल पर ले जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रकृति वाकई इतनी निस्वार्थ है, या ये हमारी इंसानी समझ है जो उसमें ये गुण देखती है? सही बात है। और ये देने का सिलसिला सिर्फ फल फूल तक नहीं रुकता। जब टहनियां और मजबूत हुईं तो बच्चों ने उस पर झूले डाल दिए। जोर जोर से झूलते बच्चे, और पेड़ को रस्सियों की चुभन, दर्द तो होता था, लेकिन पेड़ कहता है, झूले की रस्सियों से मुझे चुभन और खराश तो हो रहा था। हाँ। लेकिन बच्चों की प्यारी मुस्कान के आगे वो खराश कुछ नहीं था। कमाल की भावना है। हाँ, दर्द पर खुशी का हावी हो जाना। हाँ, और वो खुद भी अपनी डाल हिलाकर बच्चों को ठंडी हवा देता। सिर्फ बच्चे ही नहीं, थके हरे राहगीर भी। गर्मियों में कोई उसकी छाव में सुस्ताता तो पेड़ अपनी टहनियों से हवा करता। बारिश में उसके पत्ते किसी छतरी की तरह लोगों को भीगने से बचाते, और बदले में लोग खुश होकर उसे दुआएं देते। ये एक खूबसूरत रिश्ता लगता है पेड़ और इंसानों के बीच। हाँ, ये पेड़ के जीवन का वो चरण है जहां उसका अस्तित्व दूसरों के लिए समर्पित सा हो जाता है। यहाँ पेड़ सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि एक दाता, एक आश्रयदाता, एक पोषक बन जाता है। ये निस्वार्थ सेवा का विचार बहुत प्रबल है, लेकिन क्या ये पूरी तरह एक तरफा है? जैसे आपने कहा, दुआएं मिलना, बच्चों की हंसी सुनना, क्या ये पेड़ के लिए एक तरह का इनाम नहीं था, भले ही वो भावनात्मक स्तर पर हो? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देने और लेने के रिश्ते कितने जटिल हो सकते हैं, प्रकृति में भी। बिल्कुल। और ये रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं दूसरे जीवों के लिए भी घर बन गई। कई पक्षी आते, कुछ बस थोड़ी देर आराम करते, धन्यवाद कहते और उड़ जाते, लेकिन कुछ वहीं अपना घर बना लेते, घोंसले बनाते। पेड़ को ये देखकर खुशी होती, और जिन पक्षियों ने वहां घोंसले बनाए उनके साथ पेड़ का एक अनोखा रिश्ता बन गया। वो इसे कैसे बयां करता है, सुनिए। उन पक्षियों के साथ मेरा एक अनठा प्रेम बन गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि एक हमारा छोटा परिवार बन गया है। एक पेड़ और पक्षियों का परिवार, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। और ये सिर्फ भावना नहीं थी, जिम्मेदारी भी थी। जब वो पक्षी दाना चुगने जाते तो पेड़ उनके बच्चों और घोंसलों की रखवाली करता। हाँ, ये वाकई आपसी निर्भरता की एक मिसाल है। बिल्कुल। यहाँ पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहता, वो एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, एक घर, एक समुदाय का केंद्र। ये दर्शाता है कि प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रेम और परिवार जैसे शब्द जो पेड़ इस्तेमाल कर रहा है, ये शायद प्रकृति के सहजीवन और आपसी निर्भरता को व्यक्त करने का उसका तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में रिश्ते सिर्फ खाने और खाए जाने के नहीं होते, बल्कि सहयोग और साथ रहने के भी होते हैं। इस पेड़ ने अपने आसपास एक छोटा सा संसार रच लिया था।
कितना सुंदर संसार। लेकिन जैसा कि होता है, जिंदगी हमेशा एक सा नहीं रहता। समय बीतता गया, पेड़ बूढ़ा होने लगा, उसकी कुछ शाखाएं सूखने लगीं, हालांकि नई कौंपलें भी फूट रही थीं। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, वो अब भी फल फूल दे रहा था, छाया दे रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने लोगों को बातें करते सुना। वो उसकी मोटी मजबूत टहनियों को देख रहे थे और उसे काटने का मंसूबा बना रहे थे। ओह, ये सुनकर उसे जो महसूस हुआ वो उसके अपने शब्दों में है। यह देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने जीवन भर इंसानों को सब कुछ दिया, लेकिन आज ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे काटना चाहते हैं। विश्वासघात जैसा महसूस हुआ होगा। हाँ, जीवन भर देने के बाद ये सिला। उसके लिए ये गहरा विश्वासघात था। और जो डर था वो हकीकत बन गया। कुछ दिनों बाद कुछ लोग कुल्हाड़ियां लेकर आए और उसे काटने लगे। उस वक्त की पीड़ा और बेबसी को वो कैसे बताता है? मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही थी, लेकिन मैं अपनी पीड़ा ज़ादर भी तो नहीं कर सकता था और ना ही कटने से बचने के लिए भाग सकता था। बेबसी। बिल्कुल। वो हिल भी नहीं सकता था, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उन लोगों ने उसे पूरा काट दिया। उसकी कुछ लकड़ियां चूल्हे में जलीं, कुछ से घर का सामान बना। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ उसे काटे जाने का गहरा दुख है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जीवन भर सबकी सेवा की और मरने के बाद भी मेरी लकड़ी लोगों के काम आई। मरने के बाद भी उपयोगी होने पर गर्व। हाँ, ये कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे ज्यादा झकझोरने वाला हिस्सा है। जीवन भर जिसने दिया, उसका अंत उन्हीं के हाथों हुआ जिन्हें उसने सबसे ज्यादा दिया। ये स्वार्थ की अवधारणा पर पेड़ के नजरिए से एक सीधी और तीखी टिप्पणी है। यहाँ दर्द सिर्फ कुल्हाड़ी का नहीं है, ये उस रिश्ते के टूटने का दर्द है जो उसने बनाया था। और अंत में भी काम आने पर गर्व महसूस करना, ये उसके देने वाले स्वभाव की पराकाष्ठा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या उपयोगिता ही किसी चीज का अंतिम मूल्य है? क्या पेड़ का मूल्य सिर्फ उसकी लकड़ी में था, या उसके जीवन में, उसकी छाया में, उसके दिए ऑक्सीजन में नहीं? बिल्कुल। और इसी अंत के साथ पेड़ कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। वो याद दिलाता है उसने क्या कुछ नहीं दिया, फल, फूल, लकड़ी, छांव और सबसे बढ़कर ऑक्सीजन, जिसके बिना एक पल भी जीना मुमकिन नहीं। उसने धरती को हरा भरा रखा, हवा से जहरीली गैसों को सोखा, और फिर वो कहता है फिर भी इंसानों ने अपने थोड़े से स्वार्थ के चलते हमें काट दिया। इस थोड़े से स्वार्थ पर जोर है। उसे इस बात का गहरा दुख है। वो इंसानी फितरत पर एक टिप्पणी करता है, शायद इंसान की सोच ऐसी ही होती है। क्योंकि जब तक किसी से कुछ मिलता रहे तब तक तो उसे पसंद करते हैं, और जब मिलना बंद हो जाता है तो उसे ठुकरा देते हैं। क्या ये सच है? ये एक कड़वा सवाल है जो पेड़ पूछ रहा है। ये उपयोगितावादी सोच पर सवाल है। क्या हम चीजों या जीवों को सिर्फ तब तक महत्व देते हैं जब तक वो हमारे काम आते हैं? पेड़ का अनुभव तो यही बताता है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है। हाँ, और यहाँ पेड़ को एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है, एक ऐसी सच्चाई जो उसके शुरुआती डर से बिल्कुल उलट है। वो कहता है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं गलत था। क्या? हमें जानवरों से नहीं, इंसानों से खतरा है। ओह, कितना शक्तिशाली और दुखद निष्कर्ष है ये। शायद उतना नहीं डरता था। और अंत में वो एक सीधी सी अपील करता है, एक निवेदन। मैं पेड़ आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हम पेड़ों को काटे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे हम इस पृथ्वी को और खुशियों से भर दें। एक सरल पर गहरी गुजारिश। ये आत्मकथा सहानुभूति जगाने का एक अद्भुत तरीका है। ये कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, ये एक भावनात्मक अपील है, सीधे दिल से। पेड़ के नजरिए से दुनिया को देखकर उसके देने के मकसद और इंसानों के कथित स्वार्थ के बीच का टकराव बहुत साफ नजर आता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे सिर्फ एक संसाधन मानते हैं या एक साथी जीव? पेड़ की अंतिम अपील सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, ये शायद उस रिश्ते को फिर से समझने और सम्मान देने की अपील है। ये चेतावनी भी है कि अगर ये स्वार्थ जारी रहा तो हम क्या खो देंगे। तो ये थी एक पेड़ की कहानी, उसी की जुबानी। एक बीज के धूल में भटकने से लेकर एक जीवन देने वाले विशाल वृक्ष बनने, एक पूरा समुदाय बनाने, और फिर इंसानी जरूरतों या शायद स्वार्थ का शिकार होने तक का सफर। हमने उसके संघर्ष, उसके देने के भाव, उसके रिश्तों और अंत में उसकी पीड़ा और सवालों को सुना। हाँ, और ये वृत्तांत एक गहरा विचार हमारे मन में छोड़ जाता है।
पेड़ के लिए उसका जीवन देने के लिए था, प्रकृति का चक्र ऐसा ही था, लेकिन इंसानी हस्तक्षेप को उसने स्वार्थ के रूप में देखा। ये जो विरोधाभास पेड़ ने महसूस किया, निस्वार्थ देना बनाम स्वार्थ में लेना, ये इंसानों और प्रकृति के नाजुक रिश्ते के बारे में क्या कहता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका डर जानवरों से हटकर इंसानों पर क्यों टिक गया? क्या ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी है या ये हमारे अपने समय का प्रतिबिंब है? सोचने के लिए बहुत कुछ है। इन्हीं विचारों के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।